वेलकम बैक नेगोशिएटर्स। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि कैसे टैक्टिकल एम्पैथी, मिररिंग और नो बेस्ड क्वेश्चंस आपकी बातचीत को एक पावरफुल नेगोशिएशन में बदल सकते हैं। लेकिन असली नेगोशिएशन अब शुरू होती है, एक ऐसा पार्ट जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को FBI लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह परसेप्शन सेट करने का तरीका है जो आपको और सामने वाले को एक बेटर मिडिल ग्राउंड पर लाने में मदद करता है। क्रिस एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फेयरनेस। हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा ट्रिगर करने वाला शब्द होता है, यह बात मुझे फेयर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इंसान चाहे कितना भी लॉजिकल हो, उसे फेयर और अनफेयर का डीप इमोशनल सेंस होता है। इसलिए क्रिस सलाह देते हैं, नेगोशिएशन में कभी भी फेयरनेस को लाइटली ना लें। अगर सामने वाला बोले ये फेयर नहीं है तो लड़िए मत, बस पूछिए, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आपको क्या अनफेयर लगा, और वहां से कन्वर्सेशन को शिफ्ट करें। कभी कभी नेगोशिएशन जीतने का मतलब होता है बहस जीतना नहीं, पर्सपेक्टिव बदलना। और यह तभी संभव है जब आप सामने वाले को यह ना कहें कि तुम गलत हो, बल्कि यह जेंटली दिखाए कि एक और नजरिया भी है जो शायद उतना ही वाजिब है। चैप्टर 7, नियंत्रण का भ्रम पैदा करो, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपने कई बार सुना होगा, जो बातचीत में शांत रहता है वही जीतता है। लेकिन क्रिस वॉस एक कदम और आगे जाकर कहते हैं, जो सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि वो कंट्रोल में है, असल में पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कब आता है? जब सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि आपकी मंशा सिर्फ अपनी बात मनवाने की है। ऐसे में वो डिफेंसिव हो जाता है, रास्ता बंद कर देता है। पर अगर आप उसे कंट्रोल का इल्यूजन दें, यानी ऐसा माहौल बनाएं जहां उसे लगे कि वो फैसले खुद ले रहा है, तो वो आराम से सोचता है और बिना दबाव के बातचीत को आगे बढ़ाता है। क्रिस इस टूल को कहते हैं कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल जो सामने वाले को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन इल्यूजन यह रहता है कि वो खुद डायरेक्शन तय कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे? मान लीजिए आपको किसी से पेमेंट जल्दी करवाना है। अगर आप कहें, क्या आप कल तक पेमेंट कर सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं, अभी मुश्किल है। लेकिन अगर आप कहें, हम दोनों के शेड्यूल टाइट हैं, ऐसे में क्या आपके लिए कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे यह पेमेंट जल्दी किया जा सके? अब सामने वाला सोचता है। अब वो ना नहीं कह सकता, क्योंकि आपने उसे ऑप्शन और कंट्रोल दिया है। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो सामने वाले के दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ और पावरफुल कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। आपका अनुभव कहता है कि इस स्थिति को सबसे बेहतर कैसे सुलझाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, इस डील को दोनों के लिए फायदेमंद कैसे बनाया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस टाइमलाइन में काम पूरा कर सकें? ऐसे सवाल किसी तरह की लड़ाई नहीं खोलते, बल्कि दोनों को बातचीत की एक प्रोडक्टिव दिशा देते हैं। क्रिस कहता है, लोग सवालों से डरते नहीं, पर आदेशों से रुक जाते हैं। नेगोशिएशन में जब आप सवालों से सामने वाले को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो ओनरशिप महसूस करता है। अब वो आपकी डील नहीं, अपनी डील पर काम कर रहा है, और यहीं से कॉन्वर्सेशन अपने आप आगे बढ़ती है। इस चैप्टर में क्रिस एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन में जितनी फास्ट आप बात करें, उतना ही इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन असल में धीमा, शांत और सोचने वाला इंसान ज्यादा मजबूत परसेप्शन देता है। आपके सवालों के बाद पॉज देना, सामने वाले को डिसीजन स्पेस देना, नेगोशिएशन में सबसे अंडर एस्टिमेटेड कला है। क्रिस इसे कहता है, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल। अगर आप कैलिब्रेटेड सवाल पूछें, फिर चुप हो जाएं, तो सामने वाला कुछ ना कुछ बोलेगा, और वही अगला डायलॉग होगा जिससे आपकी बातचीत डेप्थ लेती है। अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। कोई HR आपको कहे, हम इस जॉब के लिए आपको 35,000 दे सकते हैं। सीधा काउंटर मत कीजिए, सिर्फ इतना पूछिए, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनके आधार पर आपने यह अमाउंट तय किया? या अगर इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तुलना की जाए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, तो क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है? आप ना ही नाराज हुए, ना ही हां बोले, लेकिन आपने सामने वाले को सोचने और रीफ्रेम करने पर मजबूर कर दिया, और नेगोशिएशन धीरे धीरे आपकी ओर झुकने लगती है। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस न सिर्फ कॉन्वर्सेशन की दिशा तय करते हैं, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि वो मजबूर नहीं, सम्मानित है। और यही सम्मान बातचीत को अजनबीपन से साझेदारी में बदल देता है। चैप्टर 8, बात बनी नहीं, निभी तभी बात बनी गारंटी एग्जीक्यूशन। नेगोशिएशन में बात बना लेना ही काफी नहीं होता, बात को निभावाना, एग्जीक्यूशन तक पहुंचाना, वही असली जीत होती है। क्रिस वॉस कहता है, बहुत सारी डील्स कागज पर तय होती हैं, लेकिन एक्शन में कभी रियलिटी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ बात सुनते हैं, इंटेंट समझते हैं,
पर एक्शन की कोई जिम्मेदारी तय नहीं करते। निगोशिएशन का सबसे अनदेखा हिस्सा यही होता है। एग्जीक्यूशन की गारंटी कैसे तय करें? क्रिस इसे सिखाते हैं 3 लेयर्स में। पहली लेयर, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। क्रिस बताते हैं सिर्फ हाँ कहना काफी नहीं है। देखिए कैसे कहा गया है। क्या सामने वाला आंख मिलाकर बात कर रहा है? क्या उसकी आवाज स्थिर है? क्या उसके शब्द और बॉडी में टकराव तो नहीं? कई बार लोग हाँ कह देते हैं पर उनकी आंखें डर दिखाती हैं या उनकी टोन घबराई हुई होती है। यह संकेत है कि एग्जीक्यूशन डाउटफुल है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है बात वहीं क्लैरिफाई करना। पूछिए, क्या आपको किसी हिस्से को लेकर चिंता है? या अगर कोई बाधा हो तो क्या हम अब भी उसे सुलझा सकते हैं? इससे आप हाँ को सच्ची कमिटमेंट में बदलते हैं। दूसरी लेयर, 3 बार हाँ सुनना। क्रिस इसे कहते हैं 3 yes रूल। मतलब अगर सामने वाला किसी बात को करने के लिए कमिटेड है तो वो 3 अलग अलग तरीकों से हाँ कहेगा। एक वर्बल, जैसे हाँ हम करेंगे। दूसरा बिहेवियरल, जैसे आगे का स्टेप पूछना, तो फिर अगला प्रोसेस क्या होगा। तीसरा कॉन्फर्मेशन थ्रू प्लानिंग, जैसे डेट फिक्स करना, रिसोर्सेज की बात करना। अगर ये 3 हाँ नहीं आते तो समझ लीजिए सामने वाला अनश्योर है। ऐसे में स्ट्रैटेजी बदलिए, क्लैरिफाई कीजिए। पूछिए, क्या आपको कोई शंका है जो हम अभी दूर कर सकते हैं? तीसरी लेयर, हाउ। सवाल एग्जीक्यूशन की सबसे ताकतवर टेक्निक, हाउ क्वेश्चंस। जब आप सामने वाले से पूछते हैं आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे, आपको क्या सपोर्ट चाहिए ताकि ये स्मूथली हो सके, तो 2 चीजें होती हैं। पहली, आप कमिटमेंट को एक्शन में बदलते हैं। दूसरी, सामने वाला खुद स्ट्रैटेजी सोचता है, और जब वो खुद सोचता है तो उसका ओनरशिप बढ़ता है। क्रिस बताते हैं एग्जीक्यूशन तब कमजोर होता है जब निगोशिएशन सिर्फ शब्दों में होता है, लेकिन जब आप सामने वाले से उसे सोचने और तैयार करने को कहें तो एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली तय हो जाता है। सोचिए, आपने किसी क्लाइंट से सर्विस बेच ली। अगर आपने सिर्फ पूछा क्या आप तैयार हैं और उसने हाँ कह दिया तो खतरा है। लेकिन अगर आपने पूछा इस सर्विस को ऑनबोर्ड करने के लिए आप किन किन टीम से बात करेंगे, या क्या हमारे अकाउंट्स टीम को कोई इन्फो अभी से भेजनी चाहिए, तो आपने डील को रियलिटी में बदल दिया। एग्जीक्यूशन के इसी लेयरिंग से नेगोशिएशन कंप्लीट होती है। क्रिस एक पावरफुल बात कहते हैं, पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे जस्ट फेल टू प्लान। और नेगोशिएशन में प्लान तभी बनता है जब आप उसे सामने वाले से बुलवाते हैं, पुश नहीं करते, गाइड करते हैं। क्रिस इस चैप्टर के अंत में यह भी बताते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर वेग लैंग्वेज में बात करते हैं। वो कहेंगे मैं देखता हूं, मुझे सोचना पड़ेगा, हम बाद में टच में रहेंगे। ये रेड फ्लैग्स हैं। ऐसे में पोलाइटली पकड़िए, पूछिए क्या आपके पास कोई टाइमलाइन है इस पर डिसीजन लेने का, या क्या मैं जान सकता हूं किन पॉइंट्स पर क्लैरिटी चाहिए आपको। इससे आप कमिटमेंट को ठोस बनाते हैं और यही एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी गारंटी होती है। चैप्टर 9, मजबूती से सौदेबाजी करना सीखो। बार्गेन हार्ड नेगोशिएशन का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब बात पैसे की आती है। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हटते हैं, हिचकिचाते हैं या बिना सोचे समझे झुक जाते हैं। लेकिन क्रिस वॉस कहता है नेगोशिएशन एक भावनात्मक जंग है और सौदेबाजी उसका आखिरी राउंड। और अगर आप ये समझ लें कि ये लड़ाई दाम की नहीं, पर्सपेक्टिव की है, तो आप हर बार जीत सकते हैं। इस अध्याय में क्रिस 3 प्रकार के बार्गेनर्स को पहचानने का तरीका बताते हैं और फिर सिखाते हैं कि इन तीनों से कैसे निपटना है। पहला टाइप, एनालिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो डेटा, लॉजिक और फैक्ट्स के भरोसे सौदा करते हैं। ये लोग चुपचाप सुनते हैं, हर बात का प्रूफ मांगते हैं और कभी जल्दी डिसीजन नहीं लेते। इनके साथ नेगोशिएशन में आपको पेशेंस रखना होगा। क्रिस कहते हैं इनसे बात करते वक्त शांत रहिए, हर पॉइंट को रीजन से एक्सप्लेन कीजिए और अपने दिमाग से नहीं, इनके दिमाग के हिसाब से चलिए। दूसरा टाइप, अकोमोडेटर, यानी वो जो हर बार बोले चलो मिल बैठकर बात करते हैं। ये लोग बात को अच्छे से पेश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके साथ खतरा यह होता है कि ये आपकी बात को टाल भी सकते हैं, सिर्फ आपको ना कहने से बचने के लिए। इनके साथ साफ कम्युनिकेशन जरूरी है। क्रिस कहते हैं इनसे रेगुलर चेक इन करते रहिए कि क्या हम एक दूसरे को सही समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार इनका हाँ सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस से बचने के लिए होता है। तीसरा टाइप, असर्टिव, यानी वो जो खुलकर डंके की चोट पर बात करते हैं। ये सीधी बात करते हैं, फास्ट पेस्ड होते हैं
और रिजल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं। इनके साथ आपकी शांत डिमीनर और स्ट्रेटेजिक पॉजिंग ही आपकी ताकत है। इनके साथ नेगोशिएशन में कोशिश करें कि आप कंट्रोल ना खोएं और उनसे तेज होने की कोशिश ना करें। अब आते हैं कोर बार्गेनिंग टेक्निक्स पर। क्रिस कहते हैं, हर नेगोशिएशन में आपको एंकरिंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट की कीमत तय कर रहे हैं। पहले ही यह कह देना, हम 50,000 से कम में नहीं बेच सकते। ये एंकर हो सकता है। लेकिन क्रिस इसे और सटल तरीके से करना सिखाते हैं। जैसे कहना, कुछ क्लाइंट्स इसे 1 लाख तक की वैल्यू के बराबर मानते हैं, लेकिन हम करंट प्राइसिंग 50,000 रखते हैं। अब आपने एक सॉफ्ट एंकर दे दिया, जिससे सामने वाले के दिमाग में प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा स्टेबल लगने लगती है। फिर आता है एकरमैन मॉडल। क्रिस एक बिल्कुल क्लियर और टेस्टेड स्ट्रेटजी सिखाते हैं। सबसे पहले सोचिए आपकी एक्चुअल कीमत क्या है जिस पर आप डील करना चाहते हैं। मान लीजिए वो है 50,000। अब शुरुआती ऑफर दीजिए 25,000, यानी टारगेट का लगभग 65% सामने वाला मना करेगा। फिर दूसरा ऑफर दीजिए 30,000, फिर तीसरा 34,000, फिर आखिरी 50,000। हर बार ऑफर के साथ एम्पैथी और जस्टिफिकेशन दीजिए। जैसे कहिए, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा कम है, लेकिन मेरे पास कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स हैं। इससे सामने वाला ना सिर्फ आपकी सीरियसनेस को मानेगा, बल्कि आपकी लिमिट को भी समझेगा। और सबसे जरूरी बात, हर बार ऑड नंबर इस्तेमाल करें, जैसे 45,000, 32,000, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि आपने गहराई से कैलकुलेशन की है, न कि रैंडम गेस किया है। क्रिस कहते हैं, आपका टोन यहां सबसे ज्यादा काम करता है। काल्म, स्लो और रिस्पेक्टफुल टोन से आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि आप लड़ाई नहीं कर रहे, सॉल्यूशन की तलाश में हैं। इस पूरे बार्गेनिंग गेम में सबसे बड़ा खतरा क्या है? इमोशन में बह जाना। कई बार सामने वाला ब्लफ करता है, हमें किसी और से बेटर ऑफर मिल रहा है, अगर आज डील नहीं हुई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां आपको शांत रहना है। थोड़ा पॉज कीजिए, पूछिए, आपके लिए इस डील में सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या है? सामने वाला जवाब देगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी और डील वहीं से अपनी जगह लेने लगेगी। चैप्टर 10, उस एक बात को खोजो जो सब कुछ बदल सकती है। फाइंड द ब्लैक स्वॉन। क्रिस वॉस कहते हैं, हर नेगोशिएशन में कुछ ऐसा छिपा होता है जो ना आपके पास होता है ना सामने वाले के पास, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो पूरा गेम बदल जाता है। उसे ही वो कहते हैं ब्लैक स्वान, यानी ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन, ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिटेल जिसके सामने आते ही नेगोशिएशन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये हिडन इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले समझिए, लोग जो बताते हैं वो केवल स्टोरी का एक हिस्सा होता है। जो वो छिपाते हैं जानबूझकर या अनजाने में, वहीं ब्लैक स्वान होता है। क्रिस के अनुसार नेगोशिएशन में आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए ऐसे क्लूज को पहचानने के लिए जो शायद सामने वाले ने खुद भी नहीं नोटिस किए हों। तो अब सवाल ये, ब्लैक स्वान को ढूंढें कैसे? क्रिस 3 टेक्निक बताते हैं। पहली टेक्निक, बी रिलेंटलेसली क्यूरियस। हर चीज पर गहराई से सोचो। जब कोई कहे हम ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि हमारी टीम बिजी है, तो आप वहीं रुक मत जाइए। पूछिए, कौन सी प्रायोरिटीज इस समय आपके लिए सबसे क्रिटिकल हैं? क्या आपकी टीम बिजी है या ये सही समय नहीं है? इन सवालों से आप धीरे धीरे उस परत के नीचे पहुंचते हैं जहां असली कारण छिपा होता है। क्रिस कहते हैं, ज्यादातर नेगोशिएशन हारती नहीं, बस अधूरी जानकारी पर चलती रहती है। दूसरी टेक्निक, लिसन फॉर द ऑड। अजीब चीजों पर ध्यान दो। कभी बातचीत में कोई एक शब्द, कोई हेजिटेशन, कोई अचानक साइलेंस, ये सब क्लूज हो सकते हैं। जैसे अगर कोई क्लाइंट बार बार कहे हमारे हायर अप्स को ये आइडिया कन्विंस करना मुश्किल है, तो उसका मतलब हो सकता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स या किसी और डिसीजन मेकर की पर्सनल बायस वहां एक्टिव है। अब अगर आप उस डायरेक्शन में बात घुमाएं तो शायद आपको वो रियल ऑब्जेक्शन दिख जाए जो अभी तक हिडन थी। तीसरी टेक्निक, यूज हाउ एम आई सपोज टू डू दैट। क्रिस का पसंदीदा सवाल, जब सामने वाला कोई टफ डिमांड करे, जैसे हमें ये सर्विस आधी कीमत में चाहिए, तो सीधे मना मत कीजिए, बस पूछिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। अब सामने वाला या तो छूट देगा या अपनी मजबूरी बताएगा या आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देगा जो हिडन थी, वहीं ब्लैक स्वान। क्रिस के अनुसार आपको बातचीत के दौरान उस वन मिसिंग पीस की तलाश करनी है जो अभी तक इनविजिबल है। कई बार वो पीस एक कंपेटिटर का नाम होता है, कभी वो किसी टीम मेंबर की इनसिक्योरिटी, कभी किसी क्लाइंट का पिछले एक्सपीरियंस का डर। लेकिन जैसे ही वो खुलता है,
आपको पता चलता है कि पूरा नेगोशिएशन टेबल अचानक आपकी ओर झुक गया है। एक कहानी याद कीजिए, एक नेगोशिएशन जहां क्लाइंट बार बार डील से पीछे हट रहा था। क्रिस ने सारी टेक्निक्स आजमा ली, लेकिन डील आगे नहीं बढ़ी। फिर उन्होंने बातचीत में कैजुअली पूछा, क्या इससे पहले आपने किसी और वेंडर के साथ इसी काम पर कोशिश की थी? क्लाइंट ने पॉज लिया, फिर बोला, हाँ, और वो वेंडर हाफवे में भाग गया था। बस वहीं सारा राज खुल गया। क्लाइंट को प्राइस नहीं, भरोसा चाहिए था। क्रिस ने उन्हें पहले अश्योरेंस दिया, रेफरेंस दिखाए, और धीरे धीरे डील वहीं से शुरू हुई जहां पिछली नेगोशिएशन बंद हुई थी। यही ब्लैक स्वान है, एक ऐसा हिडन पॉइंट जो सामने आए तो सब कुछ बदल जाए। क्रिस कहते हैं, नेगोशिएशन कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक फ्लूइड कॉन्वर्सेशन है जहां आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और यहीं खत्म होती है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की ये अद्भुत यात्रा। एक किताब जिसने नेगोशिएशन को सिर्फ एक स्किल नहीं, एक माइंडसेट बना दिया। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है, हर बातचीत में लॉजिक के साथ इमोशन को भी पढ़ो, सिर्फ शब्दों को नहीं। साइलेंस को भी सुनो, सिर्फ प्राइस पर मत रुको, परसेप्शन को भी मोड़ो। क्योंकि नेगोशिएशन में जीतने का मतलब सिर्फ हाँ सुनना नहीं होता। मतलब होता है एक ऐसी बातचीत करना जहां दोनों पक्ष सम्मानित महसूस करें और जो फैसला हो वो मजबूरी से नहीं, समझ से निकला हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपकी सोच को सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप ऐसे ही स्मार्ट, इंटेंस और प्रैक्टिकल किताबों की समरी चाहते हैं तो हमारे चैनल द बुक थिंकर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझते हैं और उसे जीतने की नेगोशिएशन सीखते हैं। मिलते हैं अगली किताब में नए नजरिए, नए सोच और नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।